तो ये क्वेश्चन इस बार का जेई में आया है सितंबर के महीने में कि ये ऐसा एक स्क्वायर दिया गया था और ये फिगर दिया गया है, ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये स्क्वायर रुका हुआ है। तो हम लोग से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट वी कैन लिफ्ट दिस स्क्वायर अबाउट दिस पॉइंट। तो कितना फोर्स लगाएं ये इस, लेकिन ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि आप लोग के समय क्वेश्चन टफ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन टफ हो ना तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आसान आ जाए ना तो मुश्किल बात है। लकी तब हो गए जब क्वेश्चन टफ आ जाए, तब जानते हो क्या होता है, सिर्फ वही बच्चे कंपटीशन में आते हैं जिन्होंने मेहनत की है। कट ऑफ की वजह से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझो कि अगर क्वेश्चन आसान आ गया तो सारे बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, सब लोग करेंगे। ओवरऑल देखो, ये परसेंटेज लाने वाली तो बात है नहीं। हाँ, बोर्ड्स के पेपर अगर आसान आते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप अपना स्कोर करते हो और हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। अब ये चूंकि कंपटीशन का एग्जाम है, तो कंपटीशन में आप कितना स्कोर करते हो इससे ज्यादा वैल्यू ये करता है कि आपके बगल वाला कितना स्कोर कर रहा है, करेक्ट। अगर आपने 90% लेकर के आ भी गए, बगल वाले ने 91 लेकर के आ गया, तो ही विल बी गेट सिलेक्टेड, ही विल नॉट। सिंपल लॉजिक है। तो अगर क्वेश्चन टफ आता है, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ ऐसे लोग ही हैं जो कर पाएंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया है। और क्वेश्चन आसान आ गया तो सब लोग लग जाते हैं उसको सॉल्व करने, सब लोग सॉल्व कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा, आर यू ट्राइंग? 25 में गाया था। ये क्वेश्चन ट्राई करिए। एक स्फीयर है जिसका मास है m, और ये इस तरह का ब्लॉक ऐसे रखा गया है, करेक्ट। ट्राई करिए। हम लोग कितना फोर्स लगाए, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री। तो हम लोग कितना फोर्स लगाएं सो डैट कि इस ब्लॉक को हम लोग लिफ्ट कर सके। सोचिए, ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा एक अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस, एक बार ऑफलाइन शुरू होने दो, फिर क्लास की मस्ती शुरू होगी। अभी हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है ना, इसलिए। ये ट्राई करो 25। ट्राई करिए ये, सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर इसको लिफ्ट अप करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकांक्षा, अदिति, अदनान, गौरव, कुंदन, निकिता, शारिक, पीयूष, ऋतिक, रितु, साक्षी, शाश्वत, श्रेया, शुभांगी, सुमन, श्वेता एंड तान्या। ओके, एंड प्रियांशु भी है। सो कोई तो बोलो, क्या करें, कुछ तो बोलो। इसको उठा के रख दे ऐसे ही, हैं? या एक ऑप्शन होना चाहिए कि क्रेन बुला के उठा के रख दो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बताओ बताओ। बोलिए, हिंट दूं? मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अगर इसको
उठाना है, दैट मीन्स, हाँ जितना नॉर्मल लग रहा है। प्रत्युष अनम्यूट करो खुद को। प्रत्युष अनम्यूट करिए। नहीं नहीं बोलो, अनम्यूट करके बोलो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो डेट कि ये ब्लॉक उठ जाए, ये स्पेयर उड़ जाए। हम्म। फिर ऐसे नहीं पता चलेगा। चलिए देखते हैं। शुभांगी हुआ क्या? देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा। हाँ ओके, लेट्स ट्राई। देखिए इसका mg फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा है, करेक्ट है ना? तो अगर मुझे इसको लिफ्ट करना होता, अगर मुझे इसको लिफ्ट करना होता, उठाना होता, तो हम लोग क्या करते? इस फोर्स का, इस फोर्स का यहाँ पर एंगल दिया होता, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट दे लेते, एक एफ एक्स डायरेक्शन में और एक एफ वाई डायरेक्शन में, है ना? नॉर्मली जो हम लोगों का थिंकिंग है वो यही होता कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और अगर इसको लिफ्ट अप करना है तो एफ वाई शुड बी इक्वल्स टू एम जी। एम आई करेक्ट? ये नॉर्मल हम लोग यही सोचते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ नहीं है और थीटा कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। थीटा कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर? कोई है ऐसा रिलेशन जिससे कि थीटा कैलकुलेट कर पाए? देखिए ट्राई करिए। अगर ये रेडियस है इसका आर टोटल, सॉरी रेडियस तो देना भूल ही गया था। प्रत्युष पागल, जब एफ वाई एफ एक्स ही नहीं पता है तो टेन थीटा कहाँ से निकाल लेंगे? एफ एक्स और एफ वाई निकालने के लिए तो थीटा चाहिए। देखो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल आर? ये कितना हो जाएगा? आर माइनस ए, करेक्ट? और ये हाइपोटेन्यूज इसका दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया? दैट विल द इक्वल्स टू द आर। तो अगर ये आर है, ये आर माइनस ये ए है, तो कोई तरीका लग रहा है जिससे कि हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सके? हॉरिजॉन्टल ये है। अगर मान लीजिए कि हम ये एंगल फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो ये थीटा, ये 90, तो फिर ये वाला कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे? कर सकते हैं, एक मेथड है। देखो कैसे कर सकते हैं। ये एंगल यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट दिस इज अल्फा, है ना? वन ऑफ द मेथड, हालांकि ये टफ मेथड हम लोग जा रहे हैं, एक और मेथड है आसान वाला, वो भी कर लेंगे। अगर आप ऐसे सोचते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये अगर वैल्यू अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, करेक्ट? 90 माइनस अल्फा। और अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। और अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द अल्फा। तो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, ये श्योर हो गया, करेक्ट? तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो अगर अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि इसका एडजेसेंट साइड,
दैट इज आर माइनस ए होगा और इसका हाइपोटेन्यूज आर के बराबर होगा। तो कॉस ऑफ थीटा अगर इस्तेमाल कर लेंगे, कॉस ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर। सही है ना? बोलो बोलो। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। तो यहां से अगर ये वैल्यू थीटा है तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, यही होगा ना? तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, तो इसको कर देते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू कैसे लिख देते हैं, लेट सपोज कॉस स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, दैट विल बी द इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हियर इट विल बिकम 1 माइनस आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। करेक्ट? सही है? तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 1 - r - a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, इधर छोटा छोटा जगह है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar, सॉरी माइनस माइनस प्लस। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 1/r अंडर रूट 2ar माइनस ए स्क्वायर। ओके, हाँ ऋतिक बोलिए, कोई डाउट है क्या? यस सर। बोलिए। सर वही जो आर स्क्वायर कॉमन है वहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे वाले स्टेप में। ये वाला यस सर। आर स्क्वायर कॉमन नहीं लिए, देखिए ये ऊपर वाला टर्म है ना, इसको ऐसा लिखा, ये ऊपर वाले टर्म का अंडर रूट और नीचे वाले टर्म का अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं ना अगर डिवाइड में हो तो। यस सर। तो वही मैंने किया है। तो ये 1/r हो गया बाहर। ओके, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास आ गया, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और एफ वाई शुड बी इक्वल टू एम जी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू एफ डिवाइडेड बाई आर, एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू रूट 2ar माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2ar माइनस आर स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलिए, अब यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है इसको माइंड में रखिए, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत कैलकुलेटिव है। इससे सबसे आसान वाला जो मेथड है वो है हमारा रोटेशनल मेथड। अब रोटेशनल मेथड देखिए सबसे आसान है करना। रोटेशनल मेथड में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इतना जो हम लोग टाइम पास किए हैं इसमें, अगर इसको इस पॉइंट के अबाउट उठाना है, इस पॉइंट के अबाउट उठाना है,
दैट मीन्स कि इस फोर्स के वजह से लगने वाला टॉर्क और इस mg के वजह से लगने वाला टॉर्क दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो जाकर के ये उठ जाएगा ऐसा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। करेक्ट। तो इस फोर्स के वजह से लगने वाला टॉर्क जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, कोई बताइए। भूल जाइए अब थीटा बीटा जो भी है सब। सबसे सिंपल ये है रेडियस r और इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ये फोर्स F, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P के अबाउट अगर इसको हमें रोटेट कराना है, देन इस फोर्स के वजह से एक टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट, और एक mg के वजह से फोर्स आएगा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। लेकिन क्या अगर वो मेथड से जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, है ना। अभी देखिए कि ये कितने शॉर्ट टाइम में हो गया। अब यही होता है एग्जाम के समय में, आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करते हो, कितना जल्दी आपको क्लिक कर जाता है। नॉर्मल के वजह से जो फोर्स आएगा, देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एक बार इसका फ्रेश फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी बहुत सारा खिचड़ी हो गया है। जो नॉर्मल फोर्स होगा वो खुद उस पॉइंट से गुजरेगा, तो उस पॉइंट की वजह से टॉर्क क्यों आएगा बताइए। ठीक है, आपका डाउट रीजनेबल है, पर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही लगता है। जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कुछ ऐसा लगेगा, इधर से लगेगा ऐसा नॉर्मल फोर्स। और जो फोर्स लग रहा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है जिससे हमें लिफ्ट अप करना है, वो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, और इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। करेक्ट। हमें निकालना है कि इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करा देना है, तभी तो जाकर के ये उठ करके उस पर बैठ जाएगा। दो नॉर्मल फोर्स होगा बिल्कुल ऋतु। एक नॉर्मल फोर्स यहां से अगर ये सरफेस लगा रहा होगा तो ऐसा एक नॉर्मल फोर्स आएगा। ऐसा करने चाह रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। ये इसके अबाउट ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। हम्म। ठीक है, लेकिन जब ये जब आप इसको लिफ्ट अप करोगे, जब आप लिफ्ट अप करोगे तो ये कांटेक्ट सबसे पहले छोड़ देगा, फिर उसके वजह से कैसे आएगा टॉर्क। ये अभी अभी इससे इसके साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मान्य है, मान्यता प्राप्त। लेकिन जैसे ही ये स्फीयर को मैंने लिफ्ट अप कर लिया, नॉर्मल फोर्स जीरो। नॉर्मल फोर्स तो 4 पॉइंट सेकेंड होगा, या फिर जो भी हो, जितने देर ये कांटेक्ट में बस उतना देर। जैसे ही एक बार हमने हाफ लिफ्ट अप, हाफ क्या, थोड़ा सा भी अगर ये जमीन से छोड़ दिया तो बस खत्म। हाँ प्रत्युष, जो यहाँ पर कॉर्नर है यहाँ पर तो ये नॉर्मल फोर्स कंटिन्यूअस लगेगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। लेकिन पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, नॉर्मल पॉइंट भी वहीं पर जा रहा है, तो क्या इसके वजह से टॉर्क आएगा क्या, बताइए। नहीं आएगा। इसके वजह से टॉर्क आना होता है तो इसमें कुछ ना कुछ ऑफसेट डिस्टेंस दिया होता है, या तो नॉर्मल फोर्स कहीं इधर लगता है, नॉर्मल फोर्स कहीं इधर लगता है, तो जाकर के कहा था। क्योंकि यहाँ पर इसका डिस्टेंस ही जीरो हो गया इस, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। शिवांगी, सॉलिड स्फीयर रहे या हॉलो स्फीयर रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। हमें मास से मतलब है, बिकॉज टॉर्क को इक्वेट करके निकाल लेना है। देखते हैं एक बार, देखिए आप, ये पॉइंट है P, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये कितना दिया गया है, A, है ना। तो ये डिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, A के बराबर। और ये जो सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A के बराबर। अब इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो टॉर्क ड्यू टू F should be equals to torque due to mg, torque due to mg, करेक्ट। सो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द F इंटू आर। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये फोर्स
और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो एफ इंटू आर। और ये जो mg फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, है ना। सो ये जो लेट सपोज दैट कि दिस इज वैल्यू x, इस x यहां से यहां तक का दूरी है x, मान लेते हैं वो हो जाएगा x, दैट इज mg इंटू x, करेक्ट। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स। और ये x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू ये हो गया mg डिवाइडेड बाई r, mg डिवाइडेड बाई r, और ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ये है हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर r माइनस ए, तो दैट विल बी द इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, mg इंटू r स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो वही वाला आ जाएगा वैल्यू, f इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई r अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, r स्क्वायर कैंसल, तो mg बाई r अंडर रूट 2ar माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। अब वो वाले आंसर में और ये वाले आंसर में आप कंपेयर करिए, सर वहाँ पे किए हैं देखिए 2ar स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वहाँ पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना होगा, उसी के ऊपर है। ये प्लस ही किया हूँ, सर माइनस ना होगा वहाँ पे, नहीं ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा हाँ ब्रैकेट ओपन है, ठीक। ओपन करेंगे तो जो प्लस साइन था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस साइन था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ऋतिक। यस सर ठीक है। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि जो प्रीवियस वाला जो आंसर आया था और ये जो आंसर आया था, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अब सोचो कि ये डिफरेंस क्यों आएगा, जो प्रीवियस आंसर था वो गलत था, क्योंकि वो जो फोर्स आया था दैट वाज फॉर द वर्टिकल लिफ्ट, ये जो स्फीयर को था इसको खींचना था ऊपर के तरफ, तब जाकर के वो वैल्यू आया था। और ये जो वैल्यू आया है ये हमको रोटेट कराने के लिए आया, करेक्ट। तो दोनों के फोर्स में डिफरेंस आएगा। अभी आप सोचिए कि किसी चीज को आपको वर्टिकली ऊपर की तरफ खींचना है ना, या अगर आप किसी चीज को एक पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट कर, करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट मेथड। नाउ लेखिका टेल मी, इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपने कंसेप्ट को समझ गया तो इसको आपको मिनट ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको पहले से कंसेप्ट समझ में आ गया तो। सो यही है कि अगर आपने कभी गलती से रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, रॉन्ग मतलब आप गलत मेथड इस्तेमाल कर दिए, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपने अगर गलत मेथड लगा दिया आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सही डायरेक्ट क्लिक कर गया तो हो गया काम। तो क्वेश्चन आसान था, बस सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी था, दिमाग लगाना था कि यहाँ पर हमको बैलेंस क्या करना है। अगर लिफ्ट अप होगा तो ये कैसे लिफ्ट अप होगा, ये चीज सोचना था। प्रत्युष आप देखो, ये भगवान जी तो तुमको ऐसा ऊपर से तो देंगे नहीं आशीर्वाद, नीचे बैठ के एग्जाम दे रहे हो और पीछे से ऐसा वो आशीर्वाद आएगा और तुमको बोला जाएगा कि अच्छा ठीक है ये मेथड लगेगा।
ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला मेथड यहां पर लगेगा। करेक्ट। और एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये आपका होमवर्क होगा, बताइएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। एक सिलेंडर है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, और ये हमारा एक्सिस है। करेक्ट। और इस सिलेंडर का रेडियस है आर। सिलेंडर का रेडियस है आर, और इस सिलेंडर का टोटल मास, इसका मास दिया गया है एम केजी। करेक्ट। और ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो था एल। ये था एल। क्वेश्चन क्लियर है? दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। और एक्सिस आप देख ही रहे हो कि इस सिलेंडर के वर्टिकली है, ऐसा एक्सिस है। सो नाउ दिस इज नॉट अ थिन रॉड, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस आ गया। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, एक सिलेंडर है इस तरह का, और इसका इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करते थे कितना, ml²/12। करेक्ट। जहां पर ये जो थिकनेस होता था दैट वाज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता था, है ना? हाँ, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं है। इट हैज सम रेडियस एंड विच आर अकाउंटेबल, तो यू कैन सिंपली इग्नोर दैट वैल्यू। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ L/R, what should be ratio of L/R for maximum moment of inertia about, मान लीजिए ये O डैश है, एक्सिस का नाम, तो अबाउट O डैश। करेक्ट। क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये भी इस बार के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। तो पूछा ये गया था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L/R फॉर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश। सब लोग बोलिए अगर क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है क्या? आप लोग कोशिश करिए, ट्राई करिए घर पे। बोलोगे तो मैं हिंट अभी बता दूंगा, नहीं तो आप लोग खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। गुड क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। चलिए ठीक है, ट्राई करिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का कंडीशन, मैक्सिमम मिनिमम मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं पे भी अगर मैक्सिमम या मैक्सिमम मिनिमम आता है तो एक चीज तो कंफर्म है कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जिसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करेक्ट। अब किसको डिफरेंशिएट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमाइज करना है, मतलब डी आई बाई, अब यहां पर क्या रखना है पता नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू द 0। तो यहां पर ये आई को मैक्सिमाइज करना है, या तो आप लेंथ को मैक्सिमाइज करिए या रेडियस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज कीजिए, पर किसी न किसी के रेस्पेक्ट में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहला चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, एटलीस्ट ml²/12 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। वो तब होता था जब ये रॉड होता था। अब ये सिलेंडर है, इसके पास कुछ ना कुछ रेडियस है, आर है, सो यू विल हैव टू टेक
some kind of element. तो यहां से आपको एक एलिमेंट मैं हेल्प कर देता हूं, हिंट। यहां से आप एट द डिस्टेंस ऑफ x एक डिस्क कंसीडर करिए, एलिमेंटल डिस्क, जिसका थिकनेस हो जाएगा dx के बराबर, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का अगर आपका एक एलिमेंटल रिंग होता है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये रिंग आप साइड में देखोगे ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखेगा और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसा, इस प्लेन में, है ना। अगर ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में निकालना होता था तो इसका वैल्यू हो जाता था mr²/2 डिस्क का। तो अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में निकालना है तो ये हो जाएगा mr²/4। यस प्रत्युष, ml²/12 प्लस mr²/4 ऐसा कुछ आएगा। तो ट्राई करिएगा, होपफुल करते सॉल्व हो जाए, ग्रुप में सेंड करिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, नहीं होगा, सबको डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये कुछ रोटेशन के क्वेश्चंस थे जो इस बार के जेईई में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आसान भी था, क्वेश्चन टफ भी था, बस अपने को क्लिक होना चाहिए एग्जाम में कि हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। ऑप्शन मुझे याद नहीं है, अब इतना क्वेश्चन लंबा चौड़ा कैसे मैं याद रखूंगा ऑप्शन के साथ। हाँ, √3/2 था इसका आंसर, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हम लोगों ने टॉर्क तक पढ़ लिया था, टॉर्क हो चुका था हम लोगों का। टॉर्क का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो मैंने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का वो है आपका टॉर्क से जो कांस्टेंट मोशन होता है वो वाला क्वेश्चंस, और इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड देन ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से बेसिकली कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन। आज के क्लास में प्योर रोटेशन ही होगा। अभी तक हम लोग प्योर रोटेशन ही कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्लीपिंग या फिर ऐसा कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग अभी प्योर रोटेशन के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यस, दैट इज रोलिंग, करेक्ट। सो एंगुलर मोमेंटम होता है प्योर रोटेशन में, दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, moment of linear momentum about axis of rotation, axis of rotation। ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि ये अगर आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है ऐसा, इसको थोड़ा सा 3D मान लीजिए कि आपका बॉडी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स सपोज दैट दिस इज O डैश। हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द ओमेगा, है ना। किसी भी पॉइंट का, है ना, किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए इस पॉइंट का अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट का अगर लीनियर वेलोसिटी है v, लीनियर वेलोसिटी है v, एंड दिस इज रेडियस r, and that particle has mass m, then the angular momentum L vector is equal to हो जाता है r vector m into r vector क्रॉस b vector। ठीक है।
या सिंपली इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो यहां पर पी वेक्टर क्या हो जाता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। पी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है लीनियर मोमेंटम। जो भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उस पॉइंट के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो किसी भी पॉइंट का अगर वेलोसिटी v है और उसका मास m है तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर और नॉर्मली r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। बोथ आर सेम क्योंकि यहाँ पर p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इनटू v वेक्टर। तो मास स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आई सबको समझ में? फॉर्मूला है, इसमें समझने वाला कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है भी नहीं। क्लियर? प्लीज से यस और नो। इसको मिटाओ। ओके गॉड। चलिए सेकेंड थिंग, जो प्योर रोटेशन का जो एंगुलर मोमेंटम है, जो प्योर रोटेशन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज नहीं हो जाएगा। करेक्ट? चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको इलेबोरेट करते हैं कि ये और इसका डेरिवेशन क्या हो सकता है। ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए इसके 2-3 एलिमेंट मैंने पकड़ लिए, है ना। ये एक पॉइंट हो गया जिसका मास हो जाएगा m1, या चलो ठीक है नॉर्मली हम लोग पकड़ते हैं कि और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है। अगर इसका वेलोसिटी है v, इसका मास है m, तो l वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया था m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। करेक्ट? सो इफ angle between r vector and v vector is 90 degree, then l vector या l is equal to हो जाएगा कितना m r b sin 90 होता है तो sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर। सो डायरेक्ट लिख सकते हो l is equal to m r b। अब ये if लिखा यहां पर जरूर है बट 90 डिग्री ये जब रोटेशनल मोशन होगा तो आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हमेशा होता है। ये तो होगा ही क्योंकि जो वेलोसिटी होगा लीनियर वेलोसिटी वो हमेशा क्या होगा टेंजेंशियल होगा और टेंजेंट रेडियस का हमेशा क्या करता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। मतलब जो वेलोसिटी है और जो रेडियस है इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोई मतलब ही नहीं बन गया। करेक्ट? तो यहां से जो एंगल इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री होता है इस 90 डिग्री को पुट करने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम आया वो कितने के बराबर आ गया दैट इज इक्वल टू द एम आर वी। करेक्ट? नाउ सिंस हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। सो अगर v का वैल्यू अगर हम लोग यहां पर r ओमेगा पुट कर दे, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी द एम आर इंटू आर ओमेगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज एल। ओके? सिंस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सो एल इज इक्वल टू यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा के बराबर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा यहां से आई इंटू ओमेगा।
तो दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक L इज इक्वल टू MVR या MRV जो भी है, और सेकेंड हो गया I इंटू ओमेगा। तो ये दो वैल्यू आ गए। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जो I इंटू ओमेगा है, ये इस बात से डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस ओरिजिन से आप देख रहे हो। अगर आपका ओरिजिन कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर भी है, लेट सपोज दैट कि आप यहां पर बैठे हुए, आप यहां पर बैठे हुए हो और यहां से देख रहे हो इसके रोटेशन को, ऐसा गोल गोल घूम रहा है। सो इस पॉइंट के अबाउट भी इसका एंगुलर मोमेंटम वही होगा, फॉर प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम वही होगा जो इस पॉइंट के अबाउट होगा, दैट इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट। सो आप ओरिजिन चेंज करोगे, इससे आपका एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन चेंज नहीं होगा, दैट विल बी द कांस्टेंट। ओके, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ही, कि ओरिजिन चेंज कर देता है फिर पूछता है कि बताओ व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। नॉर्मली अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे किसी भी ओरिजिन से, न्यू ओरिजिन ले लो, ये नया ले लो ओ डैश, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर इसको ले लीजिए ओ डैश ट्रिपल डैश, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश। ये सब सेम है, एक के जैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन। करेक्ट। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन के लिए ही नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट ओनली ड्यू टू प्योर रोटेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी में, मत सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन में है, देयर इज नो एनी रोटेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ सीधे जा रहा है वो, तब भी उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा ऑलवेज। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए रोटेशनल मोशन होना जरूरी नहीं है। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो लेट सपोज ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, और एक ऑब्जेक्ट है हैज मास m एंड वेलोसिटी v, देन इस ऑब्जेक्ट का भी एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। वो कैसे आएगा? बिकॉज एंगुलर मोमेंटम क्या है? दैट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके पास लीनियर मोमेंटम तो है ही, लीनियर मोमेंटम कितना है? p इज इक्वल टू mv के बराबर। अब इस लीनियर मोमेंटम का इस ओरिजिन के अबाउट जो मोमेंट आएगा, दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज, इफ दिस इज o एंड मास इज हियर, और इनका जो वेक्टर है, मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर है r, और ये हो गया इनका वेलोसिटी वेक्टर, देन L अबाउट ओरिजिन हो जाएगा m इंटू r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि बॉडी हमेशा रोटेशनल मोशन करेगा तभी जाकर के एंगुलर मोमेंटम आएगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। अगर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो भी उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा। तभी तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं तो खिड़की से बाहर देखोगे तो दूर का जो पेड़ होता है वो नजर ऐसा आता है, गोल गोल घूमते नजर आता है। दैट मीन्स कि वो जो ट्री है जो आपसे दूर है, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर वेलोसिटी आपको नजर आता है। इट हैज सम काइंड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट। सो अगर बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है तो भी उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा ही आएगा। करेक्ट। इसमें किसी को डाउट? यहां तक ओके है क्या? तो फिर इसके आगे बताता हूं। ओके,
चलिए अब देखते हैं इस कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये जो वेलोसिटी है, या बोल सकते हैं कि ये जो लीनियर मोमेंटम है, इस लीनियर मोमेंटम को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? एक परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और एक पैरेलल टू दिस आर वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। करेक्ट? तो इसको हम लोग बोल देते हैं v परपेंडिकुलर, है ना, और इसको हम लोग बोल देते हैं v पैरेलल। v पैरेलल। सो देखिए जो v पैरेलल आया, ये इन दोनों के बीच में r वेक्टर और v पैरेलल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट? तो मोमेंट, या बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v पैरेलल is 0 because angle is 0 with r vector। करेक्ट? जो दूसरा पॉइंट है, ये v परपेंडिकुलर, इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। सो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर इनटू r। ठीक है? तो मान लीजिए कि अगर आपको कभी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ना दे करके वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल दे दिया, लाइक दिस, इफ दिस इज एंगल थीटा, अगर इस तरह के फॉर्म में दे दिया, तो आप उसको क्या करोगे? वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और दूसरा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट आएगा उसके वजह से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसके वजह से नहीं आएगा। करेक्ट? दोनों कंडीशन बता दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा देन क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, थीटा दिया हुआ है, दैट इज इन द पोलर फॉर्म दिया गया है, तो आप वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लीजिए, वन अलोंग द रेडियस एंड सेकेंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको कंसीडर करके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड ये है कि आप वेलोसिटी को कुछ भी मत करिए, रेडियस को दो कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। ये भी तो हो सकता है ना। सो सेकेंड वन विल बी, सेकेंड वन क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वेलोसिटी के साथ कुछ भी नहीं करना, है ना। जो कि ज्यादा आसान लगता है मुझे, वेलोसिटी को तोड़ने से अच्छा है कि रेडियस को ही ब्रेक डाउन कर लीजिए। ये जो रेडियस है इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, या इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर की तरफ। अगर ये r है तो ये हो जाएगा कितना? इफ दिस इज एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? r साइन थीटा, और इसका जो x डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्ट r cos थीटा। करेक्ट? तो इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वाला ले लेंगे। तो हम लोग इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m इंटू वी, और r के जगह क्या ले लेंगे? r साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाला। तो आप क्या करोगे? जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक्सटेंड करिए, है ना, उसका लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे, और जो ओरिजिन, जिस ओरिजिन के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है
वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी द योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन O. L इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिख सकते हैं mv इंटू आर परपेंडिकुलर, करेक्ट. सो फॉर्मूला वही है, मेथड अलग अलग है. जो मेथड आसान लगे उसको चूज करिए, उसको सॉल्व. ओके, ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर? शिवांगी ओके, ऋतिक, गौरव, लेखिका, आकांक्षा, हो आप लोग ओके? प्रत्युष, ओके करो. अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है. सो अगर एक बॉडी के पास मान लीजिए ये हमारा हो गया एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और एक बॉडी ये मूव कर रहा है, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ रोटेशन एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, have radius r, and has angular momentum, angular velocity omega and mass m. करेक्ट. इस तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन का कहिए एग्जाम्पल भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू L इज इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन. तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके वजह से आएगा? एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फिक्स हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द आई इंटू ओमेगा, या बोल सकते हो कि mvr. करेक्ट. बट जो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन है ये फिक्स्ड नहीं होता है. जैसे ही आप ओरिजिन को चेंज करोगे ये एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा. फिर से बोलता हूं, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ये डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन कहां चूज कर रहे हो, है ना. एक ही बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये बात समझ में आई सबको या नहीं? देखिए इस केस में देखिए, इसके पास एक वेलोसिटी है v,
अगर मैं ओरिजिन यहां पर सिलेक्ट करता हूं O, तो इस ट्रांसलेशनल मोशन V के वजह से इस O के अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम आएगा. लेट सपोज इफ दिस इज दिस पॉइंट हैज डिस्टेंस r वेक्टर. सो इस ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आएगा. करेक्ट. अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, मेरा एक्सिस यहां पर ही रहेगा, दैट विल बी द कोइंसाइड विद द सेंटर. दिस इज माय न्यू एक्सिस, है ना. नाउ दिस विल बी योर ओरिजिन. सो आर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो. आर जीरो तो एंगुलर मोमेंटम जीरो. करेक्ट. सो ऑब्जेक्ट सेम है, मैंने सिर्फ एक्सिस बदल दिया, रेफरेंस बदल दिया, ओरिजिन बदल दिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया. करेक्ट. So angular momentum due to translational motion is variable. That is not constant. That depends upon the selection of origin. कि आप origin कहां select कर रहे हो. Is it clear to all of you? तो रोटेशन के वजह से मोमेंटम सेम रह जाएगा, बट ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के साथ बदल जाएगा. ठीक है. सो ये है हमारा टोटल फॉर्मूला. दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन. अब ये एक आया था क्वेश्चन IIT JEE में, ईयर मुझे याद नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था और वो यही था, है ना. देखिए इसका वेलोसिटी था v, ये आपको r वेक्टर नहीं दिया गया, यहां पर आपको r वेक्टर नहीं दिया गया है, और ये एक डिस्क है, डिस्क हैज मास m. करेक्ट. इसका रेडियस है r और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वेलोसिटी है v, एंड ओरिजिन इज समवेयर हियर. Origin is somewhere here. Correct. So I have to find the angular momentum of this disc. Find angular momentum of disc about origin O. Origin O. कोई बता सकता है, कर सकते हैं क्या? कर सकता है कोई? देखिए ये एक तो रोटेट भी हो रहा है और मूव भी कर रहा है. दैट मीन्स ये किस तरह का बॉडी हो गया? बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल. सो इसके पास दोनों तरह का एंगुलर मोमेंटम आएगा. एक तो आ जाएगा ट्रांसलेशनल की वजह से और दूसरा आ जाएगा रोटेशन के वजह से. अब रोटेशन के वजह से जो भी आएगा इसका L ड्यू टू रोटेशन, वो कितना हो जाएगा? वो इसके अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वही होगा, है ना. सो दैट विल बी द इक्वल्स टू द MVR. That will be the equals to the MVR or I into omega. Correct? गौरव, OOV प्लस MVR ये क्या है? OO क्या है? OO ये डिस्टेंस नहीं दिया है, है ना. तो देख लीजिए, जेई का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा तो कंसेप्ट इसमें ऑब्वियसली है ही. Should I wait? ओके प्रत्युष, कोशिश करिए. OO डैश नहीं दिया गया है गौरव, पता नहीं प्रत्युष, आंसर मुझे नहीं पता है. शुभांगी, आकांक्षा, अदिति, आयुषी,
लेखिका, रजिया, बताइए। अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। रोटेशनल के वजह से तो ये चेंज होगा नहीं। यस, MVR प्लस MVR समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। सर आयुषी सो रही है क्या? क्वेश्चन यहां पर है, ये हमारे पास एक फ्रेम है, रेडियस दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ये दिया है ना R। ये आयुषी देखिए, ये हमारे पास फ्रेम दिया गया है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वेलोसिटी v, करेक्ट। और इस डिस्क का रेडियस है R और इसका मास दिया गया है m kg। देन व्हाट विल बी MVR प्लस MVS, क्या था शिवांगी, एक मिनट, m ओमेगा स्क्वायर R, m ओमेगा स्क्वायर R, पता नहीं, देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। सो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MVR या I इंटू ओमेगा, या बोल सकते हो कि MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। सब सही है, तीनों एक ही है। आओ अब नेक्स्ट देखते हैं कि L ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन, सो दैट विल बी द इक्वल्स टू, अगर ये देखो R दिया होता, R वेक्टर दिया होता, V वेक्टर दिया होता तो वेक्टर फॉर्म लगा लेते, करेक्ट। या R और वेलोसिटी के बीच में एंगल दिया होता, यहां पर थीटा दिया होता तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते, लेकिन यहां पर ना तो थीटा दिया है ना R, दैट इज ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दिया है। तो क्या करें, इस वेलोसिटी को प्रोड्यूस कर लीजिए, ये तो बोला था मैंने, इस वेलोसिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R के बराबर। सो इस वेलोसिटी के वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, mv इंटू R के बराबर आ जाएगा, करेक्ट। डिस्क का डिस्क का कितना होता है I, बोलो, mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर ये mr बाई 2 हो जाना चाहिए, अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो ये हो गया MVR, करेक्ट। अब MVR को हम लोग क्या लिख देंगे, MVR को क्या लिखेंगे, दैट विल बी द इक्वल्स टू द MR ओमेगा स्क्वायर, नहीं स्क्वायर क्यों, MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, सॉरी। तो टोटल L टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी द L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल। सो ये हो जाएगा MR स्क्वायर ओमेगा प्लस MR स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। आई होप सबको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ओके कोई बात नहीं, गलती से आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से करेक्ट कर लेंगे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर ये वेलोसिटी है v एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज रेडियस r, सो जो एंगुलर मोमेंटम होता है L वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, यही होगा ना, मल्टीप्लाइड बाई m। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखिए r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, सो दैट शुड बी द कमिंग आउटसाइड द प्लेन। अगर ये कुछ ऐसा इस प्लेन में बनाता हूं, वर्टिकल प्लेन में, देखिए ये वेलोसिटी इधर की तरफ
एंड दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पर वेलोसिटी इधर और दिस विल बी योर आर वेक्टर। सो दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ऐसा एंगुलर मोमेंटम बाहर, ये ऐसा एंगुलर मोमेंटम बाहर, है ना, ये वेलोसिटी और ये आपका हो गया आर वेक्टर, करेक्ट, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो इसके वजह से भी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ हमेशा। अगर आपका रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो, ओके यस। तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, या बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। सो यहां पर कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो क्या डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा या नहीं होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन है तो क्या एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। बताइए। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, नहीं होगा। वेरी गुड, यस कुंदन। सो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे यूनिफॉर्म मोशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, करेक्ट। सो एंगुलर मोमेंटम, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर and axial vector and direction is along the axis। ठीक है। यहां से इसी तरह का आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं लोग एंगुलर मोमेंटम के बेस पर, करेक्ट। देखिए ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन और करिए एंगुलर मोमेंटम का, देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक टावर है ना, ये एक टावर है और यहां से एक बॉल को सिंपली ड्रॉप किया गया। एक बॉल है यहां पर और इस बॉल को सिंपली ड्रॉप किया गया, है ना। सो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी its angular momentum about this origin O if it passes through this point P। और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से, ये डिस्टेंस इसका दिया गया है, लेट सपोज। क्वेश्चन समझ में आया। ये दोनों ओ ओ दिख रहा है तो इसको ब्लॉक मान लेते हैं, ये कुछ ऐसा। क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूं, आपके पास एक टावर है और टावर पर से एक ब्लॉक को ड्रॉप किया गया, करेक्ट।
सो ये ब्लॉक को जब ड्रॉप करेंगे, जब ये P पॉइंट को पास कर रहा होगा, और ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहां दिया गया है, h डिस्टेंस, h मीटर दिया गया है। तो जब ये P पॉइंट को पास कर रहा होगा तो ओरिजिन O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बता सकते हो? फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। बहुत ही आसान है, इजिली कर सकते हो। जल्दी 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 जल्दी। बोलिए। कुंदन, MRV, V तो नहीं दिया है। मास M है। M√2GH इंटू R, करेक्ट। सो इस पॉइंट से जब पास होगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2GH। यही तो फॉर्मूला होता है ना। सो अगर इसके पास वेलोसिटी v है और इसको हम लोग इसके लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे ऊपर तक, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी के साथ, ये हो जाएगा r के बराबर। तो जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mv इंटू r परपेंडिकुलर। v का वैल्यू आ गया तो ये कितना हो जाएगा, mr इंटू √2g इंटू h। आसान सवाल, लेखिका ने कुछ कहा था शायद। अभी तक फिजिक्स के सारे टीचर से पूछ लिए हैं तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव मतलब बोर्ड के लिए, लेकिन क्या यू मीन बोर्ड के लिए ना? हाँ, अगर फिजिक्स के लिए मैं आपको बोलूं कि बोर्ड पेपर के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कर लीजिए, आप एग्जाम आइडिया से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न है। अगर आप सारा पेपर आप क्वेश्चन उठा करके देखोगे, लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन सेम है, करेक्ट। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेरिवेशन, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। सो न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता है डेरिवेशन। मॉडर्न फिजिक्स से तो डेरिवेशन आता नहीं है ना। तो डेरिवेशन दो ही चीज से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से और मैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी 2-3 है। 14 क्या बोर्ड का आ गया क्या डेट? बोर्ड का एग्जाम आ गया, डेट आ गया, एग्जाम डेट। क्या बात कर, हाँ हाँ अवंती में होगा, अवंती में होगा। ओके ओके। सो AIATS ये क्या है, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है? टॉपिक कौन कौन सा है? टॉपिक कौन कौन सा? प्री बोर्ड जैसा होगा, इलेक्ट्रो कैपेसिटर एंड करंट। ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। सो करंट में ऐसा डेरिवेशन के लिए एक डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने को पूछा जा सकता है। ओके, और उसके बाद कैपेसिटर में आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का वैल्यू उसको डिराइव करने के लिए आ सकता है। ओम्स लॉ डेरिवेशन नहीं है, वो क्या है? ओम्स लॉ में क्या है डेरिवेशन? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इक्वल टू है, यार हो गया। उसमें क्या करना है? कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपको प्रूव करने को पूछा जा सकता है। गॉस लॉ कहने के लिए रिड्यूस किया गया है। चल ठीक है, मान लो हट गया तो हट गया, पर वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, पॉइंट की वजह से, स्फीयर की वजह से कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना, ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। मैंने तो देखा है बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना। बहुत लंबा डेरिवेशन करना पड़ेगा अगर गॉस लॉ नहीं रहा तो, और गॉस लॉ से डेरिवेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तो गॉस लॉ छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। वो वही तो मैं बोला कि वो क्या हटाए हैं क्या नहीं हटाए हैं, वो चीज छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज हटाया है ना कि जिसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो, है ना। आप बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कॉलम्स लॉ हटा दो, तो कॉलम्स लॉ हटा देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ देंगे फोर्स के ऊपर, तो क्या फायदा? और विदाउट कॉलम्स लॉ बाकी और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? तो कहने के लिए हटाए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हटा रहे हैं क्या नहीं हटा रहे, क्या हटाना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको बता ही तो रहा हूं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल पूछेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? कोई मतलब बनता है क्या उसका? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हटा दिए और क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। लिख देना नॉट इन सिलेबस, वो भी लिख देंगे, तुम्हें मार्क्स देना मेरे बस की बात नहीं है। यूज कर सकते हैं सर, हटा, हाँ बिल्कुल, अरे हटा दिया इसका मतलब यूज नहीं कर सकते ये थोड़ी है, बिना उसका बनेगा ही नहीं तो कैसे नहीं यूज करेंगे। हटा देने का मतलब ये कि हो सकता है कि वहां से आपको डेरिवेशन ना पूछा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन नहीं पूछा जाए, यही एक बेनिफिट मिल गया, डेट्स इट। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को आप यूज ही नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सर्किट ही दे दिया ऐसा, एक सर्किट दे दिया ऐसा, और ये हो गया सब सिंपल एकदम, ये 12 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं इस्तेमाल करेंगे कि ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, हाउ कुड वी फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट? कंसेप्ट कैसे छोड़ सकते हैं बताइए? तो भगवान जाने वो क्या सोच करके किए हैं, आई डोंट नो, डोंट गो फॉर दैट, सिंपली प्रिपेयर योरसेल्फ, दैट्स इट। और मान लीजिए कि ठीक है, चलिए बोर्ड में वो नहीं भी आता है, बोर्ड में अगर नहीं भी आता है तो नीट के लिए तो करना पड़ेगा, और नीट इस साल अगर उस चैप्टर से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछता है, नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या बोलेगा? फॉर पैंडेमिक स्टूडेंट वी विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरह तो नहीं पूछेगा वो। यस लेखिका, रिड्यूस सिर्फ काम के लिए किया गया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आई डोंट नो व्हाई डू दे डू दिस, क्यों किया है पता नहीं,
आप ही सोचिए कि आज के मन के शांति के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारा भला सोचता हूँ, कुछ भला वाला नहीं सोचते हैं। आप एक चीज छोड़ करके दूसरे को, आप पूरा चैप्टर हटाइए ना, करना है तो पूरा चैप्टर हटा दीजिए, करंट नहीं पूछेंगे, सिंपल बात। आप ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि करंट है तो उसमें ओम्स लॉ नहीं पढ़ाएंगे। अब ओम्स लॉ नहीं पढ़ेंगे तो बताइए V इक्वल टू आई आर कहां पे नहीं लगाएंगे? बिना ओम्स लॉ पढ़े V इक्वल टू आई आर कैसे नहीं लगेगा? कुछ भी है। हटाना था तो फुल सिलेबस, फुल चैप्टर हटा देते कि नहीं पढ़ना है, करंट नहीं पढ़ेंगे, सिंपल, तो आसान हो जाता। अब एक एक टॉपिक हटा दिए, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। लेखिका मत बताओ उनको वो इतना तुमसे नहीं समझ पाएंगे, वो इतना समझदार थोड़ी है। बस सब पढ़ो, ये ध्यान में मत रखो कि हमको ये चीज छोड़ना है, वो चीज छोड़ना है। हाँ, एक चैप्टर से सारा लिंक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पर ही आप ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पे ही ना प्रूफ करोगे। हाँ, कि एक ऐसा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ लगता है, इस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टाउ निकालेंगे, तभी तो जाकर के ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ टाउ आता था। सब एक दूसरे से लिंक है। तो आप वो कंसेप्ट जानोगे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हटा देंगे तो फिर बोलोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया, पता ही नहीं। वी कांट रिमूव एनीथिंग, यू कांट इग्नोर एनीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग। ये भ्रम ही हटा दो दिमाग से कि हमें ये चीज नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है। बोर्ड के लिए नहीं तो नीट के लिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कभी ऐसा नहीं आने वाला है कि सिर्फ फॉर 2020 appearing student who were suffered in COVID-19 please don't solve question from current and electricity, ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। तो ये भ्रम हटा दीजिए कि मुझे ये चीज नहीं पढ़ना है, वो चीज नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। विदाउट गॉस लॉ आप कैसे प्रूव करोगे? बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो गॉस लॉ से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सबको पढ़ना है, ओके। लेखिका ऐसा कुछ भी, कोई भी भ्रम मत पालो कि हमें ये चीज नहीं पढ़ना है ना। जस्ट थिंक 1 year ahead, एक साल के बाद यही लोग आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बोलेंगे हम क्या जानते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए था। तब क्या करोगे? ओके हाँ, तो याद नहीं था तो फिर ये याद दिलाया कौन तुमको? चलिए, तो और कुछ पूछना है?